आज की क्लास में हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। कल मध्यकालीन भारत के बारे में समझ लिया था हमने ना। तो देखिए आज शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत की मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहली बात देखिए, परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आधुनिक भारत है। प्राचीन काल से कम सवाल आते हैं, मध्यकाल से कम सवाल आते हैं, लेकिन आधुनिक काल से भर भर के सवाल आते हैं, खूब सारे। आधुनिक काल की शुरुआत अगर देखें तो हम 17वीं सदी जो है 17वीं सदी के मध्य से शुरू होती है। सॉरी 18वीं सदी के मध्य से। 18वीं सदी के मध्य से मतलब 1750। ठीक है, 1750 से आगे का जो इतिहास है वो किस में आएगा? आधुनिक काल। ठीक। अब दरअसल 1750 से पहले क्या होगा उसके बारे में हमने पढ़े लिया था। कल हमने देखा था कि मुगल काल जो है, मुगल काल कब से कब तक चल रहा था? 1707 तक तो चल ही रहा था मुगल काल, लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद भी मुगल काल चल रहा है और वो 1857 तक चल रहा है। लेकिन दरअसल क्या हुआ कि जो पावर था ना वो कम हो गया पावर। ठीक है, चल तो रहा है। 1750 के आगे का जो इतिहास है बिल्कुल अलग इतिहास है। इसकी वजह क्या है कि इस समय जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था ठीक ठीक, और अपनी पावर को एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। एक लड़ाई होती है 1757 में जो भारत के इतिहास को बिल्कुल बदल देती है, और उस युद्ध का नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बड़े मजे की बात क्या है कि इस समय जो युद्ध करने वाली जो सेना है, एक तो ब्रिटिश सेना है और दूसरी तरफ बंगाल की सेना है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लड़ते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और उसके खिलाफ होती है ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देती है, और बंगाल की सेना का जो सेनापति होता है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देती है। यानी जीते ये ब्रिटिशर्स, लेकिन फिर भी ये राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने? कि इनको अच्छे से पता था जैसे हम राजा बनेंगे तो बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाएगा। तो इन्होंने बंगाल की गद्दी पर किसको बिठाया? अपने आदमी। ठीक है, अपने आदमी को बिठाया, तो अब वो उनके इशारे पे काम कर रहा है। इसके बाद आने वाले टाइम पे एक लड़ाई और होती है, उसमें अंग्रेज अपने आप को बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कर देते हैं और भारत में बंगाल वाले एरिया में सबसे ज्यादा पावर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा युद्ध कौन सा था? 1764 का, और उस युद्ध का नाम था बक्सर। बक्सर के युद्ध ने तो बिल्कुल ही इस भारत की स्थिति बदल दी। भारत की स्थिति इसलिए बदली कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो ब्रिटिश सेना होगी और दूसरी तरफ एक तो बंगाल की सेना, एक अवध की सेना और एक मुगल सेना। ये तीनों सेना एक साथ है, और दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स इन तीनों की सेना को हरा देते हैं। जब तीनों की सेना को हराते हैं तो बड़ी मजे की बात क्या होती है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो राजा था, मुगल सम्राट शाह आलम, वो भी युद्ध में हार जाता है। और युद्ध में हारता है तो अब अंग्रेजों को सीधी सीधी परमिशन कौन देता है? मुगल सम्राट, क्योंकि संधि होती है दोनों के बीच। और अगले साल 1765 में एक संधि होती है जिसका नाम होता है इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज क्या करते हैं? इस मुगल राजा से बंगाल वाले इलाके में दो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। दो अधिकार कौन कौन से प्राप्त कर लेते हैं? एक तो हमी टैक्स लगाएंगे और हमी टैक्स को वसूल करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था? राजा टैक्स लगा रहा था, राजा ही वसूल कर रहा था। अब अंग्रेज इस एरिया में टैक्स लगाएंगे और अपने हिसाब से वसूलेंगे। एक तो ये पावर दे दिया। जैसे ये पावर मिला तो बंगाल में मनमानी शुरू हो जाती है, और यहीं से फिर भारत के इतिहास में बिल्कुल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और अंग्रेज भारत में सबसे पहले किस इलाके को अपने अधिकार में करते हैं? बंगाल। क्यों करते हैं? इसकी वजह यही है कि बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था, सबसे ज्यादा पैसे वाला प्रांत था, वेल्थी स्टेट था। अंग्रेजों की नजर इसी पे थी, और एक समय आया कि बंगाल भी उनके अधीन हो गया। तो यहाँ से भारत में नए तरीके की शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज क्या करते हैं? सबसे पहले
भारत के जो मुख्य मुख्य स्टेट है उन पर अपना अधिकार करते हैं। मुख्य स्टेट में बंगाल इनके अधीन आ जाता है। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ये भारत है और इसमें ये वाला जो हिस्सा है बंगाल का, यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बंगाल वाले क्षेत्र पर जब इनका अधिकार हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये इनके जो आसपास के एरियाज हैं उन पे भी जो राजा पावरफुल है उनको भी कंट्रोल करेंगे। इस जगह पर यहाँ पर जो एक नया राज्य उभर के सामने आ रहा था, इस राज्य का नाम था हैदराबाद। और इस हैदराबाद के जो राजा थे उसका नाम था टीपू सुल्तान। नाम सुना होगा टीपू सुल्तान और हैदर अली। इनकी पावर बढ़ती जा रही थी और ये पावर बढ़ती जा रही थी तो अंग्रेजों को खतरा लग रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली के साथ युद्ध किया। हैदर अली कहाँ का राजा है? मद्रास, हैदराबाद के पूरे रीजन का। फाइनली अंग्रेज और हैदराबाद के बीच या अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो लड़ाइयाँ होती है वो मद्रास के युद्ध के नाम से जानी जाती है। पहला बार होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा और आखिरकार एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो स्टेट है टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है और ये वाला राज्य भी किसका हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। तो यहाँ भी ये अपना अधिकार कर लेते हैं। बाकी तो छोटे छोटे राजा, जब बड़े राजा को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, छोटे राजाओं की क्या हिम्मत है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि दरअसल ये वाला जो एरिया है, ये बंबई वाला एरिया, पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के जिस राज्य का नाम था उसका नाम क्या था? बंबई। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद राज्यों का विभाजन हुआ और राज्यों का विभाजन हुआ तो ऊपर की जो बंबई था उसके ऊपरी हिस्से में गुजराती बोलने वाले थे तो उसको अलग ही राज्य बना दिया गुजरात नाम से और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया। सबको मिला के पहले बंबई के नाम जाना जाता था और बंबई में आपने नाम सुना होगा शिवाजी का, मराठाओं का प्रभुत्व निकल के बाहर आ रहा था, पावर निकल के बाहर आ रही थी जो अंग्रेजों के लिए खतरा साबित होने वाली थी। तो अब अंग्रेज क्या करते हैं? फोकस करते हैं इधर की तरफ और इस वाले एरिया पे बार बार वो युद्ध करते हैं, ठीक हैदराबाद की तरफ। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई होती है उसको मराठा वार के नाम से जानते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरे युद्ध में फाइनली ये मराठा का जो एरिया है वो किसके अधीन चला जाएगा? अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। इसके बाद जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला पंजाब का हिस्सा, वहां सिखों की पावर उभरती हुई दिखती है। अंग्रेज क्या करते हैं? सिखों को भी अपने कंट्रोल में लेने की सोचते हैं और फिर सिखों से भी युद्ध करते हैं। तो उनको आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर अलग अलग टाइम पे युद्ध कर करके पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले किसको किया? बंगाल को अधीन किसके माध्यम से किया? प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से। उसके बाद मद्रास में युद्ध होंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा और फाइनली ये वाला स्टेट भी किसके अधीन चला जाएगा? अंग्रेजों के अधीन। फिर ये मराठाओं के साथ अंग्रेज लड़ेंगे और उसके बाद सिखों के साथ। जो पावरफुल राज्य थे उन सारे पावरफुल राज्यों को अंग्रेज क्या करते हैं? समय समय पे युद्ध करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक बात स्पष्ट। पूरा भारत अंग्रेजों का हो गया। अब क्या करेंगे? अंग्रेज अपनी मनमानी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अंग्रेज क्या करेंगे? अपनी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, अपनी राजनीति स्टार्ट करेंगे और राजनीति में क्या करेंगे? भारतीय राजाओं को क्या नुकसान पहुंचाएंगे या फिर दोस्ती का भाव आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक अंग्रेज गवर्नर बन के आता है भारत में जिसने राजनीतिक पॉलिसी शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि भारतीय राजाओं से संधि करने शुरू कर दी सहायता देने के पर्पज से, जिसको कहा जाता है सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि का मतलब यह था कि अगर कोई भारतीय राजा मुसीबत में है, उसका पड़ोसी मुल्क उससे लड़ाई कर रहा है और वो अपने आप की सुरक्षा चाहता है, तो अंग्रेज उसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। अंग्रेजों की सेना उसके साथ लड़ेगी, अंग्रेजों की सेना उसकी सहायता करेगी। इसके बदले उस राजा को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, यानी पैसा देकर युद्ध में पार्टिसिपेट करना। इसी को कहा जाता है सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली ने की। तो अब क्या हो गया? राजाओं से पैसे लेके ये युद्ध में भागीदार होने लगे। शुरू में नॉर्मली चल रहा था,
लेकिन एक गवर्नर जनरल बन के आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई जो राजा है, देखो सबसे पहली बात, जैसे कोई भी राजा है, जैसे हैदराबाद के राजा, हैदराबाद के राजा ने अपने दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए क्या कर दिया, अंग्रेजों की सेना अपने पास रख ली। तो राजा के पास कितनी सेना हो गई, 2, खुद की और अंग्रेजों की। दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन थे, अंग्रेज, क्योंकि बंदूक वाले थे। भारतीय राजा इतने ट्रेनिंग नहीं कर, भारतीय राजाओं की सेना इतनी ट्रेंड नहीं थी, अंग्रेजों की तो ट्रेंड थी। अब राजा को अपने 2 सेना में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे होने लगा, अंग्रेजों पे। तो उसके जो विश्वसनीय सेना नायक थे, सेनापति थे, उनमें अंग्रेजों में लड़ाई होने लगी। तो दरबार छोड़ के कौन भागेगा, अंग्रेज या उनके सेनापति, पुराने वाले सेनापति भागेंगे, तो वो वहां से निकल के आगे हो गए। अब उस राजा के राज्य में पूरे दरबार में ज्यादातर जो सैनिक थे वो कौन हो गए, अंग्रेज होने लगे। डलहौजी ने कहा कि भाई राजा के पूरे दरबार में हमारे सैनिक, फिर राजा किस काम का है, हटाओ इसको। तो इस भाई साहब ने एक नई पॉलिसी शुरू कर दी कि मैं तो राज्यों को हटाऊंगा, भाई अंग्रेजी साम्राज्य में लाऊंगा। जब मेरे पूरे राज्य की सेना, मेरे पूरे अंग्रेज उसकी सहायता कर रहे हैं, तो फिर राजा मुझे बनना चाहिए ना, उसको क्यों बना रखा है। तो इन्होंने राज्यों को मिलाने की, अंग्रेजी राज्य में मिलाने की पॉलिसी बनाई, और फिर दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे कि कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो। तो इन्होंने एक पॉलिसी शुरू की, उस पॉलिसी का नाम था राज्य का विलय, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, या राज्यों के हड़प नीति भी कहते हैं उसको। इन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू किया तो इन्होंने कुछ कारण बताए कि हम राज्यों को क्यों हड़प रहे हैं। एक कारण तो ये बताया कि भाई जिस राज्य में राजा जिंदा है तब तक तो राजा का राज्य है, लेकिन अगर उस राजा के कोई बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राजा के मरने के बाद राजा कौन बनेंगे, अंग्रेज। अब ये तो गलत बात। हमारे समाज में क्या चलता आ रहा था, भारतीय समाज में, कि अगर कोई राजा के बेटा नहीं है तो गोद ले ले। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, गोद वाला बेटा नॉट वैलिड, खुद का है तो ही। तो गोद निषेध प्रथा का अंत कर दिया। और दूसरा क्या कर दिया, राज्य के राजा की डेथ के बाद उस राज्य को हड़प लिया। अब इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आने वाली थी, एक तो सतारा में आने वाली थी इस जगह पे, क्योंकि सतारा में जो नवाब थे, सतारा के जो नवाब थे, उनके कोई बेटा नहीं था। दूसरी यही स्थिति यहाँ आने वाली थी झांसी में, क्योंकि झांसी की रानी कौन, लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव की डेथ हुई, उनके बेटा कोई नहीं है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटा गोद ले लिया था, दामोदर राव, लेकिन बेटा गोद वाला तो चल ही नहीं रहा था। तो झांसी भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो दोनों राजाओं को दिक्कत हो गई, मतलब बाकी के सैनिकों को दिक्कत हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत चल रहा है, अंग्रेज मनमर्जी कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू कर देते हैं। और फाइनली क्या होता है कि भारत में अलग अलग जगह पे अंग्रेजों की पॉलिसी को लेकर भारतीय लोग परेशान होने लग जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कभी कहाँ से लड़ाई शुरू होगी, कभी कहाँ से, लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे, उन लड़ाइयों को दबाते रहे। एक स्थिति क्या बन के आई कि अंग्रेजों ने जब पूरे भारत पर अपने अधिकार कर लिया था, तो पूरे एरिया में अंग्रेजों ने अपने हिसाब से टैक्स लगाया, अलग अलग प्रथा शुरू कर दी। नाम सुना होगा आपने, जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा। तो ये क्या थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी थी कि हम इस राज्य में इस हिसाब से टैक्स वसूलेंगे। बात स्पष्ट। तो आधुनिक भारत में एक पॉइंट तो आपका शुरू होता है सबसे पहले का, कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, तो मैं अभी एक पॉइंट नोट कर रहा हूं, आप लोग नोट करें कि आधुनिक भारत की शुरुआत तो हमें पता लगी है कि 18वीं सदी के मध्य से होती, और इसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो तैयार करेंगे वो रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे कैसे अपने राज्य को बढ़ाया, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे बंगाल में इन्होंने कैसे विस्तार किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसके बाद मैसूर, इसके बाद बंबई, पंजाब, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जिनके बारे में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी को पढ़ेंगे।
कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई और फिर कौन कौन सी संधियाँ हुई, तो वो इस टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी को हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश नीतियां अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी नीति शुरू की, और नीतियों में ज्यादातर तो एक तो राजनीतिक और दूसरा आर्थिक, ये दो पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं या तो राजनीतिक नीतियों से आते हैं, जैसे सहायक संधि हुआ, व्यक्तिगत सिद्धांत हुआ, या फिर आर्थिक पॉलिसी से, इजारेदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो ये दो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दरअसल क्या होता है, अंग्रेजों की जो नीतियां थी राजनीति से जुड़ी हुई जो पॉलिसी थी, जैसे इन्होंने भारत पर अप्लाई किया तो भारत के लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि भारत का जो सिस्टम चल रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ था। जैसे इन्होंने आर्थिक नीतियों को शुरू किया तो वो भी भारतीयों के खिलाफ चला। इन दोनों नीतियों के कारण भारत में अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हुआ। तो एक बार तो हद ही हो गई कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो आर्मी थी, उस आर्मी में ज्यादातर कौन थे, भारतीय सिपाही। उनके तो थे ही थे, उन्होंने भारत के जो युवा लोग थे उनको भी भर्ती करना शुरू कर दिया, और उनके साथ भी जब भेदभाव होने लगा तो 1857 के टाइम पे अंग्रेजों ने एक बंदूक का प्रयोग करना शुरू करवाया। किससे? भारतीय सिपाहियों से। सिपाही कौन थे? उनके सिपाही थे तो भारत के। भाई सीधी सी बात है कि नौकरी करने के लिए कौन सा युवा सरकार में नहीं जाएगा। तो जैसे आज आर्मी में जाते हैं वैसे पहले भी जाते थे, बस फर्क इतना है कि आज हमारी इंडिपेंडेंट आर्मी है, पहले किसकी हुआ करती थी? अंग्रेजों की। सैलरी वगैरह वही डिसाइड करते थे। तो जब 1857 के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई राइफल लाई, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, नई बंदूक। ऐसा ये कहा गया कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होने वाले हैं, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, गाय सुअर की चर्बी का उनका उद्देश्य, भारतीय विद्वान ये मानते हैं कि वो भारत के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। गाय हिंदुओं का पवित्र पशु, और जो सुअर है उसका लिंक किससे हो जाएगा? मुसलमानों से। तो हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहते थे, इनके धर्म को नष्ट करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने राइफल का यूज करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, जो सिपाही थे बंदूक चलाने से मना करेंगे, बंदूक चलाने से मना करेंगे तो उनके ऊपर अत्याचार करेंगे अंग्रेज, और अत्याचार करेंगे तो सिपाही क्या करेंगे, जगह जगह पर आंदोलन शुरू कर देंगे। आंदोलन शुरू करेंगे तो उनको कोऑपरेट करने वाले कौन होंगे? भारत के राजा। भाई जो अंग्रेजों से पहले ही परेशान थे, वो तो ये डर रहे थे कि लड़ाई कौन करेगा। लड़ाई शुरू कौन करता है? सिपाही। और साथ कौन देता है? भारतीय राजा। तो इस प्रकार से भारत में एक बड़ा सा विद्रोह होता है, और उस विद्रोह का नाम क्या आता है? 1857 का विद्रोह। तो ये इतिहास का अगला टॉपिक होगा हमारा, 1857 का विद्रोह, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, या स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, कि भारत में पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 में हुआ। ये इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक है। अब देखो क्या होता है, पहले भारत के लोग क्रांति नहीं करते थे, अब एक बड़े पैमाने पे क्रांति हुई है, एक बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ है, तो अंग्रेजों को थोड़ा डर लगने लगा। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कहा कि भाई भारत में जो ये अशांति फैली है ना, जो पॉलिसी लागू की है, ये पॉलिसी किसने लागू की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अधीन काम कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको खत्म करना पड़ेगा, वरना भारत के लोग फिर पता नहीं कब विद्रोह कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया, और फिर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हमें ये विश्वास दिलाया कि कंपनी नहीं है, अब हम तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भारत का शासन अब कौन संभाल रही है? महारानी विक्टोरिया लंदन से। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के दौर में अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो इस बात को सोच के बैठते हैं कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो उनको पॉलिटिकल में एंट्री करा दो, मतलब राजनीति में दाखिला करा दो। और उसी उद्देश्य से वो क्या करते हैं, भारत में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? कांग्रेस। तो 1857 के बाद इतिहास की जो मेजर घटना होती है वो होती है कांग्रेस की स्थापना।
कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना के साथ कांग्रेस के अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कब से शुरू हो जाता है? 1885 से। ठीक है, 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस के अधिवेशन होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मजे की बात तो ये है कि जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस बनने से पहले भी भारत में पार्टियां थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वाले जो बुद्धिजीवी थे, बड़े समझदार थे, वो क्या करते थे, इस पार्टी को हम ऑल इंडिया की बनाएंगे। कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ होती है? मुंबई में। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरी को कहाँ शिफ्ट करते हैं कि हम मुंबई में नहीं, कोलकाता में करेंगे, ताकि वहां के लोगों को पता लगे कि कांग्रेस नाम की पार्टी है। तीसरी मीटिंग को मद्रास में करेंगे, चौथी मीटिंग को इलाहाबाद करेंगे, और अलग अलग जगह पे अलग अलग अध्यक्ष बनाएंगे। तो ऐसे करके ये वाली जो पार्टी है, कांग्रेस वाली जो पार्टी है, ये कांग्रेस के नेता इसको जगह जगह पर इसका अधिवेशन करा के इसको फेमस करा देते हैं। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1900 तक, यानी 1885 से लेकर 1905 तक, ये मानिए कांग्रेस में जो नेता होते हैं, कांग्रेस में जो नेता होते हैं वो बहुत ही सीधे टाइप के नेता होते हैं। सीधे का मतलब अंग्रेजों पर भरोसा करने वाले, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? नरम दल के नाम से या उदारवादी के नाम से, कि उदारवादी नेता है। 20 साल तक इन्हीं का राज रहता है, लेकिन 1905 के बाद थोड़ी सी स्थिति बदलने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब स्वतंत्र होते हैं तो उनकी कहानी भारत तक आ जाती है। भारत के लोग भी पढ़ लिख के ठीक ठाक पोस्ट पे पहुंच चुके होते हैं, और अब वो चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हमको कुछ पावर मिले और हम अपना शासन स्टार्ट करें। तो 1905 से एक अंग्रेज गवर्नर है जिसका नाम लॉर्ड कर्जन है। वो कर्जन क्या करता है, अपनी नई पॉलिसी शुरू करता है, और उस पॉलिसी में बंगाल का विभाजन करना शुरू कर देता है, और यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो चौथे पॉइंट तक कांग्रेस आएगा, और इसके बाद जो घटनाएं होंगी 1905 से लेकर 1950 तक की, वो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। ठीक है, तो अगले वाले पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद जन्म लेता है, और राष्ट्रवाद के बाद किस प्रकार से महात्मा गांधी भारत में आते हैं। और जैसे गांधी भारत में आते हैं तो भारत में जो आंदोलन चल रहा था वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम बदल जाता है, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, देखिए आगे। तो देखिए 1905 से राष्ट्रवाद शुरू हो जाता है, और इसी समय एक आंदोलन चलता है जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ क्यों चलाया भारतीयों ने, उसकी एक वजह क्या थी, थोड़ा सा समझेंगे कि 1905 में एक तरफ मैं लिखता हूं अंग्रेज, ब्रिटिश, और एक तरफ भारतीय। भारतीयों ने जो आंदोलन चलाया उसका नाम तो था स्वदेशी आंदोलन। कि ये आंदोलन क्यों चलाया भारतीय, कोई तो वजह थी। इसकी वजह क्या थी कि अंग्रेजों ने जो नीति चालू की थी वो बंगाल को लेकर पॉलिसी थी कि बंगाल का हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। अब बंगाल क्या था, बंगाल एक बड़ा ही प्रांत था, सबसे ज्यादा जो नेता लोग थे वो बंगाल में थे। अंग्रेजों को खतरा लग रहा था कि अगर ये नेता उभर के आ गए तो हमारे ऊपर बड़ी मुश्किलें आएंगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि बंगाल को तोड़ने की प्लानिंग कर ली, आधा आधा कर देंगे, आधे में मुस्लिम आधे में हिंदू, उनकी भी भाषा में परिवर्तन। और ऐसे करके अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने, कि हम बंगाल को विभाजन करके छोड़ेंगे। जैसे इन्होंने विभाजन की बात की तो कांग्रेस वाले जो नेता थे उनमें कुछ नए चेहरे सामने आ गए। नए चेहरे सामने आए मतलब एक तो आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय, एक विपिन चंद्र पाल, और एक बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ये तीन मूर्तियां हैं, ये तीनों लोग अलग अलग जगह के थे। विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। लेकिन तीनों के विचार सेम थे। तीनों ने क्या किया कि भाई देखो, अगर बंगाल का विभाजन किया ना तो हम भी भारत में जो अंग्रेजी प्रोडक्ट चल रहे हैं उनका बहिष्कार करेंगे। कुछ भी चल रहा हो, चाहे कपड़े चल रहे हो, चाहे कोई भी मेडिकल स्टोर या कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, उसका बहिष्कार करेंगे।
हम कहेंगे इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। और जब उनका बहिष्कार करेंगे तो उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट शुरू करेंगे। तो ये कौन सा आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी। विदेशियों का बहिष्कार और स्वदेशियों का अपनाना। तो ये आंदोलन किसके विरोध में चला, बंगाल विभाजन के। मजे की बात ये क्या कि तीनों लोगों ने शुरू किया इसको, स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस में ये नए नेता हैं और इनके विचार किस टाइप के हैं, उग्रवादी टाइप के, यानी गरम। और पुराने वाले विचार के कौन से थे, नरम या उदार। इन दोनों का बिल्कुल जो सोच काम करने का तरीका था अलग था। ये उग्रवादी ये चाहते थे कि भाई देखो बहुत तो हो गया, हमने बहुत हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब नहीं होगा ऐसा, अब अंग्रेजों को हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं अरे नहीं अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजों को हमको काम कराने के लिए लेटर लिख के दो, फिर वो हमारे ऊपर काम करेंगे और वो हमको सिखाएंगे। ये कह रहे हैं बहुत सीख लिया, 1885 से सीखते आ रहे हैं, 20 साल हो गए, आज तक कुछ सीखने को नहीं आया, अब हम अपना राज करेंगे। तो दोनों नेताओं में डिस्प्यूट होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और डिस्प्यूट होगा तो अब जो अंग्रेज थे ना वो तो यही चाह रहे थे कि जो कांग्रेस है ना उसमें फूट पड़े। डर लगने लग गया था उनको, कांग्रेस, उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस को छोटी मोटी पार्टी बनेगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये 15-20 साल में पूरे इंडिया की पार्टी बन जाएगी। अब डर लगने लग गया, और अंग्रेजों को सबसे बड़ी बात तो क्या सामने आई कि इन दोनों नेताओं के विचारों में विरोध होने लगा, कि जो ये मान रहे थे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ये एक्सेप्ट कर रहे थे वो ये नहीं मान रहे थे। इनमें ये तीन थे, एक और था अरविंद घोष, पर इन तीनों का ज्यादा नाम चलता है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। जैसे इन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो स्वदेशी आंदोलन आराम से चल रहा धड़ल्ले से। 1905 में शुरू कर दिया था, 1906 तक चल रहा है। 1907 में एक छोटा सा इवेंट हो जाता है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, सूरत में। जैसे सूरत में अधिवेशन होता है तो जो उदारवादी दल के नेता थे, ये उदारवादी दल के नेता कहते हैं कि तीनों में से किसी एक को बना दो अध्यक्ष। क्या लगता है कि बना देंगे? नहीं बनाएंगे। और ऐसा विरोध सामने आ जाता है कि फाइनली कि स्वदेशी आंदोलन एक नया मोड़ ले लेता है, और सूरत में उग्रवादी और उदारवादी दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ये तीन लड़ाई नहीं करते, इनके जो समर्थक है ना वो करते हैं। कि जैसे ही गरम दल वालों ने अध्यक्ष बनाया रास बिहारी को, रास बिहारी घोष, जैसे इन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया, उसी समय इनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो उसी मीटिंग में जूता निकाला और फेंक के मारा अध्यक्ष की तरफ। अब दो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, दोनों बच्चे। तो इनका दिमाग सटक गया, इन्होंने कहा निकालो इनको बाहर यहाँ से। तो जैसे ये बाहर निकाले, अंग्रेजों को मौका मिल गया, इनको पकड़ा और जेल में डाल दिया। यानी कितना बड़ा मौका मिला, क्योंकि अंग्रेज जैसे इनको अरेस्ट करने आए तो इन्होंने सपोर्ट किया, क्या ले जाओ, निकम्मे नंबर 1 है, बाहर निकालो इनको। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि बाल गंगाधर तिलक को पकड़कर जेल में डाल दिया 7 साल में। पकड़ डाले आगे आगे, क्योंकि ये थोड़े से आक्रामक रूप में थे। ये कह रहे हैं देखो या तो मुझे स्वराज दे दो, मेरा राज दे दो, वरना छीन के ले लो। ऐसे इन्होंने एक स्लोगन भी दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे नहीं कर रहा, या तो दे दो राजी से। अंग्रेजों ने कहा ठीक है देंगे तेरे, पकड़ा जेल में डाल दिया। अब नंबर आया लाला लाजपत राय का। इन्होंने लाला लाजपत राय ने दिमाग लगाया कि अगर मुझे पकड़ लिया तो ये जेल में डाल देंगे। तो ये भाई साहब भारत से निकले और कहाँ पहुँच के, अमेरिका। और कह के गए कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ अच्छी, जब दोबारा आऊँगा ना तब देखूंगा अंग्रेजों को। ये वहाँ चले गए। विपिन चंद्र पाल को पता लगा कि जो हमारे गुट का व्यक्ति है अरविंद घोष, ये अरविंद घोष पुडुचेरी में चला गया, पौंडीचेरी में, और वहां जाके बाबा बन गया। और जैसे पुलिस पकड़ने पहुंची तो कहने कहा नहीं बच्चा, हम तो राजनीति से दूर हो गए। ये बच गया, ये बचा।
जैसे ही पुलिस को पता लगा कि उदारवादी में उग्रवादी में ये भी है, तो विपिन चंद्रपाल को जैसे पकड़ने पहुंचे तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आज के बाद मैं राजनीति नहीं करूंगा, अब तो छोड़ो। आंदोलन किसने शुरू किया? चारों ने, और चारों में से एक भी नहीं है, तो आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन खत्म होने वाला है। तो स्वदेशी आंदोलन जैसे शुरू हुआ धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। अब मामला क्या हुआ कि जो भारत के लोग थे ना, वो ये सोच रहे थे कि ये लोग अच्छे हैं, नरम दल वाले, 20 साल तक इन पर भरोसा किया, 4-5 साल इन पर भरोसा किया, फिर उनको लग गया कि अब इनकी बस की बात नहीं है, हम ही कुछ करेंगे। तो उस समय बम बनाना सीख लिया था छोटे मोटे, तो अब उनका मूड बनता तभी हमले कर देते। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हो गई। भारत में क्रांतिकारी, जैसे कोई ब्रिटिश अपने गाड़ी लेके आ रहा है तो आया, मौका मिला, बम फेंक दिया, भग गए डराने के लिए। और फाइनली इस प्रकार की जो आंदोलन चलता है भारत में, उसको क्या कहते हैं? क्रांतिकारी आंदोलन। ये आंदोलन भारत में तो चलता ही है, इसके साथ साथ विदेशों में भी चलता है। विदेशों में जो भारत से भाग के गए भी है ना, वो वहां आंदोलन करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस के बाद से जो पहला चरण चलता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी चरण। राष्ट्रवादी चरण का पहला फेज, और पहला फेज 1905 से लेकर ये 1913-14 तक चलता है। बात स्पष्ट? तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। 1905 से 1914 तक राष्ट्रवाद का पहला चरण। ठीक, आप देखो राष्ट्रवाद का दूसरा चरण कैसे शुरू होगा। महात्मा गांधी जो अभी साउथ अफ्रीका में थे, भारत में आ जाते हैं 1915, 9 जनवरी को भारत में आते हैं। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हम एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम क्या है? अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इसके बाद से जो कहानी शुरू होती है वो महात्मा गांधी की कहानी शुरू होती है, और उसके साथ साथ और कौन कौन से आंदोलन चलते हैं समझते हैं उनको। देखिए, इस यहाँ से आगे जो घटनाएं हैं उनको समझने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ईयर वाइज घटना याद करो कि कौन से साल में क्या हुआ, कौन से साल में क्या हुआ। एक अंग्रेजों की घटना है कि अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, यानी अंग्रेजों की नीतियां, इन नीतियों के खिलाफ भारतीयों ने क्या एक्शन लिया। और इसके अलावा जो कुछ विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चल रहे थे वो कौन कौन से थे, या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो उसको। ठीक है, अंग्रेज नीतियों में हम याद कर सकते हैं कि बंगाल का विभाजन, कि जैसे अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो भारत में क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्वदेशी आंदोलन चल पड़ा। और स्वदेशी आंदोलन से जब कोई ठीक रिजल्ट नहीं मिला तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है, और पश्चिमी दुनिया में क्या शुरू हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर कब तक चलता है? 1918 तक। इस समय भारत में क्या होता है? देखो, महात्मा गांधी भारत में आते हैं। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सलाह दी कि भाई देखो, तुम्हें भारत की स्थिति को देखना चाहिए। गांधी कौन थे? वकील थे ना। तो इन्होंने कहा पूरे भारत का एक बार भ्रमण करो। तो गांधी 1 साल तक तो घूमने में लगाते हैं, भारत में देखते हैं कहाँ क्या समस्या है, और उसके बाद साबरमती गुजरात में आके अपना आश्रम बना लेते हैं, और यहीं से बाबा काम करना शुरू कर देते हैं। पहला इनका जो आंदोलन है वो चंपारण से शुरू होता है, चंपारण के बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, छोटे छोटे आंदोलन चलते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं उसके बाद, जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है, तो अंग्रेज एक नियम लेके आते हैं। सिडनी रॉलेट नाम का एक जो ब्रिटिश अधिकारी है, वो एक नियम लेके आता है जिसका नाम क्या था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का जो प्रावधान था वो यही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचल दो, और जिसको डाउट लगे, जिस पर डाउट लगे कि ये क्रांतिकारी आंदोलन है, पकड़ो, जेल में डालो। और इसी समय इसकी वजह से भारत में एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
वो रॉलेट एक्ट में पंजाब के दो इंपॉर्टेंट नेता सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस पकड़ के ले गई इसके तहत। और उनको छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन जो मेला चल रहा था पंजाबियों का, उस दिन बहुत सारी भीड़ इकट्ठे मेले में तो आई हुई थी और कुछ प्रवचन चल रहे थे कि भाई कैसे लेंगे नेताजी को पकड़ के। और उसी समय जनरल डायर आया और उसने जलियांवाला बाग में जो भी लोग खड़े थे शांतिपूर्वक उनके ऊपर गोली चला दी। तो एक बड़ा कांड हो गया है। इसको किस नाम से जाना गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी को थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि गांधी अभी तक जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे ना, अब गांधी ने कहा नहीं, आप नवाब बहुत हो गए, अब हम इसके खिलाफ काम करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया कि भाई देखो ऐसी बात है, अब मैं या तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करो और जांच में जो दोषी है ना उसको पकड़ो और फांसी की सजा दो। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कमेटी बिठाई, हंटर कमेटी बनी, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इसके परिप्रेक्ष्य में कह दिया कि आज के बाद मैं भी अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करूंगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक आंदोलन चला दिया और उस आंदोलन का क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। ये नाम सुना होगा आपने गांधी जी का, असहयोग आंदोलन। ऑल इंडिया लेवल पे था ये, बड़े लेवल। इससे पहले गांधी के कौन से आंदोलन थे? चंपारण का आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। वो छोटे छोटे थे, ये बड़ा था। बड़ा होने की वजह जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? इसकी वजह से। ठीक है। इसी समय जो भारत में और कौन कौन सी गतिविधि चल रही थी उस पर नोट कर थोड़ी नजर डालते हैं। तो एक तो क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये भारत में तो था ही, क्रांतिकारी आंदोलन भारत में तो था ही, और भारत के साथ साथ कहां शुरू हो गया है? विदेशों में। इसके साथ ही साथ एक आयरलैंड की महिला जिसका नाम एनी बेसेंट है, नाम सुना होगा आपने एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट क्या करती है कि आयरलैंड से इंडिया आती है। क्यों? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचार करने आती है। फिर वो यहीं आके उसको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं और अपने धर्म का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ाती है और धीरे धीरे भारत पे वो एक ठीक लीडर बन जाती है। लीडर बनती है तो वो ये कहती है कि भाई देखो ऐसी बात है, अंग्रेजों ने ब्रिटेन के पास आयरलैंड है, आयरलैंड को अंग्रेजों ने फ्री कर रखा था। फ्री कैसे? कि आयरलैंड में जो लोग हैं वो अपने हिसाब से शासन चला सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन रहेगा? ब्रिटेन की महारानी। एनी बेसेंट ने कहा कि ऐसा इंडिया में होना चाहिए कि भारत के लोग भारत का शासन चला लें, ऊपर अंग्रेज रह लें, क्या दिक्कत? तो उसी बेस पर जैसे होम रूल चल रहा था कहां पे? आयरलैंड में, उसी तर्ज पर एनी बेसेंट ने उसी आंदोलन को कहां शिफ्ट कर दिया? इंडिया में। और उनके सहयोगी जो व्यक्ति थे उसका क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जेल से छूट गया, 7 साल पूरी हो गई। तो इस प्रकार से एक नया जो विभिन्न आंदोलन चलता है उसका नाम क्या होगा? होम रूल आंदोलन। अब होम रूल आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला तो होम रूल आंदोलन उस समय बिल्कुल ढीला पड़ गया था। और होम रूल लीग के जो आंदोलनकारी थे महात्मा गांधी ने उनको किसमें मिला दिया? असहयोग। बहुत स्पष्ट ये मिला दिया। इसी समय एक छोटी घटना होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। कहाँ होती है? टर्की में, तुर्की में। तुर्की में क्या घटना होती है कि तुर्की का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था मुस्लिमों का, जिसका नाम था खलीफा, भारत के मुसलमानों का सहयोग कर रहे थे अंग्रेज। अच्छी बात थी, अंग्रेजों के साथ मुस्लिम कंफर्ट थे। लेकिन तुर्की में जो खलीफा था, मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु था, उसके राज्य को तोड़ दिया। जब मुसलमानों का ये तो बड़ी अन्याय की बात हो गई, तुमने हमारे गुरुजी के बेटे बजाए टर्की में। तो अब भारत के मुसलमानों ने क्या कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गए, और खिलाफ हुए तो कौन सा आंदोलन चल गया? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, हिंदू मुसलमानों को मिला देते हैं एक साथ। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसमें ही अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी ने आंदोलन चलाया, उसी समय कह दिया कि भाई देखो आंदोलन मैंने चलाया है, मुझे हिंसा पसंद नहीं है, मारकाट पसंद नहीं है, और जब कभी हिंसा हो जाएगी तो मैं अपना आंदोलन बंद कर दूंगा।
अब वो भूल गए थे कि भारत के लोग तो जब मूड बनता है हिंसा भी कर देते हैं। 1919 से 1922 तक ये ठीक चल रहा था, जनवरी तक कि भीड़ चलती, आंदोलन करते, लेकिन 5 फरवरी को 1922 को गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है चोरी चोरा गांव, नाम सुना होगा आपने, चोरा चोरी गांव। चोरा चोरी गांव में जो प्रदर्शन करने वाले थे, आंदोलनकारी थे, वो आंदोलन कर रहे थे, दुकानें बंद करवा रहे थे, ये करवा रहे थे। तो अचानक पुलिस आई उनको बंद करने के लिए। भीड़ बहुत बड़ी थी, जैसे देखा पुलिस वाले थोड़े से, तो भीड़ जा रही थी आंदोलन करने मार्केट में, मूड बन गया थाने में चलते हैं। और इसी बेस पे जैसे आंदोलनकारियों की भीड़ थाने में गई तो वहां पर उन्होंने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया घेर के कि ये वही है, डंडा बजाते हैं, ठीक है अब हमारा टाइम है। और चोरा चोरी में 5 फरवरी को एक घटना घट जाती है और उसको किस नाम जाना जाता है? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड जब होता है तो हिंसा हो गई। गांधी गुजरात में थे उस समय, बारडोली में। गांधी से कहा उसके अनुयायियों ने कि गुरुजी हिंसा हो गई, वहां पे हिंसा हो गई, ठीक है मेरा आंदोलन बंद। वहीं से इन्होंने क्या कर दिया, अपने आंदोलन को बंद करने का आदेश दिया। जैसे इन्होंने आंदोलन को बंद करने का आदेश दिया तो आपको क्या लगता है कि भारत के जो नेता थे वो खुश होंगे? उन्होंने कहा नहीं गांधी जी गलत किया आपने, अभी तो जोश आया है भारत के लोगों में, आंदोलन बंद कर दिया। तो गांधी जी की जो छवि थी भारत के लोगों के सामने और ब्रिटिश सरकार के सामने अब थोड़ी सी डाउन हो गई। भारत के लोगों की नज़र में गांधी थोड़े से नीचे आ गए क्योंकि गांधी के काम करने का तरीका अलग था। उधर ब्रिटिश सरकार ने फायदा उठाया कि हाँ ये वही है, बहुत दादागिरी करता है। गांधी को पकड़ा जेल में 6-7 साल के लिए, तो गांधी जेल में पहुंच गए। गांधी जेल में पहुंचे तो उस समय फिर क्या होगा, भारतीय राजनीति में नए चेहरे आएंगे। गांधी जेल में तो क्या नए बहुत सारे लोग हैं। तो उसी समय एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है और जिसका नाम क्या होता है, स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक पार्टी बनाते हैं भारत में जिसका नाम क्या होता है, स्वराज। नाम बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब पार्टी बनेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भारत में स्वराज ही ले लेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, छोटा प्रोसेस, फिर बड़ा प्रोसेस, फिर बड़ा प्रोसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब 1922 तक, 1922-24 तक, यानी एवरेज 1925 तक जो भारत की राजनीति है उसमें इस प्रकार से मोड़ आता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मोड़ आता है। बड़ी मजे की बात क्या है कि 1925 में जो स्वराज पार्टी के लीडर थे उनको ये लगने लग गया कि हम अकेले रह के आंदोलन करेंगे मजा नहीं आएगा। जो कांग्रेस जो विधानसभा बन के बैठी है उन्हीं में हमको अधिकार होना चाहिए, हम नेता बन के वहीं बैठे हैं, वहीं से बैंड बजाएं। तो स्वराज पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि जैसे अगला इलेक्शन आया तो अगले इलेक्शन में ये सारे के सारे नेता कहाँ चुने गए, विधानसभा में। अब विधानसभा में चुने गए तो भारत के जो थे ना चाह रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस में नरम दल वाले लोगों से आशा थी कि भारत को सुधारेंगे, नहीं सुधार पाए। गरम दल वालों से आशा थी, नहीं सुधार पाए। क्रांतिकारी आंदोलन वालों से आशा थी, नहीं सुधार पाए। ये वाली घटना हुई थी। और इसी समय कुछ नए विचार, क्योंकि 1917 के आसपास रूस की क्रांति हो जाती है और रूस में समाजवादी क्रांति के कुछ लक्षण सामने आ जाते हैं। तो समाजवाद के विचार रूस से भारत तक आ जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ साथ भगत सिंह, रास बिहारी बोस, ऐसे लोग अब सामने आते हैं। और फिर ये क्रांतिकारी गतिविधि नहीं, ये पूरी की पूरी आतंकवादी गतिविधि शुरू करते हैं। बम कांड, आपने नाम सुना होगा अलीपुर बम कांड, ये ट्रेन को लूट लिया है ना। ये सारे काम कब होंगे, 1925 के आसपास, ठीक है। तो इसके बाद की जो घटना है उसको हम अगले वाले स्टेप में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना। तो आज के लिए हम नहीं पढ़ते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज के बाद यानी कल की क्लास में 1905 के आगे की घटना, जैसे साइमन कमीशन भारत में आएगा, फिर क्रांतिकारी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि चलेंगी, फिर गांधी जी दांडी मार्च करेंगे, नमक बनाएंगे, फिर पूना पैक्ट होगा, फिर भारत शासन अधिनियम आएगा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा और उसके बाद भारत आजाद होगा। यानी इसके बाद काफ़ी घटनाएं बची हुई हैं, तो इसको हम अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे।